स्ट्रीमिंग करके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे ये जो है सीटेट का इसका आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट को प्लेलिस्ट नहीं पता तो वो जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा सीटेट क्लास के प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप जो है प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। इससे आपका जो है सीटेट का जो कुछ क्लासेस रहती हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल क्लासेस नहीं, जो कल क्लास थी वो नहीं हो पाई थी क्योंकि जो है टेक्निकल इशू था। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है एरिक्सन थ्योरी वाला है। एरिक्सन थ्योरी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो है बताया था कि किस तरीके से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे की पर्सनालिटी का विकास होता है, वह किस प्रकार से सोसाइटी से सीखता है। तो इसमें वो 8 स्टेजेस हैं जिसके साथ वो डिस्कस करता है। तो इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो आते हैं तो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट से आपका, तो यहीं से इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट होता है पहली स्टेज। इसको डिटेल में समझिए, इसी से क्वेश्चंस है, इन स्टेज के नाम ही पूछे जाते हैं। तो पहला होता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ये पहली स्टेज है। और इसमें जो बच्चे का जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है वो 0 से 18 मंथ में हो जाता है। इसको इन्फेंट कहते हैं। इस एज में जो बच्चे का विकास होता है, तो जो केयर गिवर होता है उसको अगर अच्छे से उसकी केयर करता है तो उस ऊपर वह ट्रस्ट करता है। अगर वो उसकी अच्छे से केयर नहीं करता है तो वो उसमें मिसट्रस्ट करता है। तो इस तरीके से जो बच्चे का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसमें ट्रस्ट विकसित होगा। अगर जो केयर गिवर्स उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करता है तो वो उसमें मिसट्रस्ट की भावना पैदा होती है। और जो सेकंड स्टेज है वो ऑटोनमी और वीएस सेम और डाउट है। अगर बच्चा क्या करता है, 18 मंथ से जो 3 साल का बच्चा होता है जिसे टोडलर कहते हैं, 18 महीने से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है वो जो है खुद से जो है अपनी बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल करना सीखता है। अपनी जो है इंडिपेंडेंट होना शुरू करता है, चलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उसे ऑटोनमी कहते हैं। और जो आपकी थर्ड स्टेज है वो है इनिशिएटिव और गिल्ट होती है। ये एज होती है 3 साल से 5 साल की जो एज होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, कुछ इनिशिएटिव, कुछ नया करने की कोशिश करता है। अगर वह ये नहीं कर पाता तो वो गिल्ट महसूस
महसूस करता है। इसे प्री स्कूल कहते हैं। प्री स्कूल में बच्चे का जो व्यवहार है इस तरीके से वो है विकसित होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो बच्चा है मन जन्म से लेकर जब तक वह 65 ईयर्स तक का जो है एरिक्सन ने बताया कि किस तरीके से उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता रहता है और किस तरीके से वो समाज के साथ जो अपने संबंध बनाता है उसकी पर्सनालिटी पर उसका प्रभाव पड़ता है। फोर्थ स्टेज होती है इंडस्ट्री और इन्फेरिटी। या तो वो खुद से इनिशिएटिव लेकर अच्छे कार्य करेगा या फिर वो दूसरों के इन्फीरियर रहे समझेगा खुद को, और ये 5 से 13 साल का बच्चा करता है। ये ग्रेड स्कूलर में आएगा ये बच्चा। फिर आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन की स्टेज है नेक्स्ट। आइडेंटिटी जो अडल्ट होता है 13 से 21 साल का जो स्टूडेंट्स होता है वो आइडेंटिटी अपनी बनाता है, एक अलग पहचान बनाता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है सिक्स्थ जो स्टेज है इसमें है इंटीमेसी और आइसोलेशन होता है। तो आइसोलेशन में क्या है, या तो वो समाज के साथ मिलकर रहेगा या फिर वो अलग रहेगा। सेवंथ जो स्टेज होती है वो जनरेटिविटी होती है और यह है स्टैग्नेशन। या तो वो आगे बढ़ेगा लाइफ में या वो ठहराव आएगा, स्टैग्नेशन। इंटीग्रिटी का मतलब होता है लव और डिस्पेयर का मतलब होता है अकेला महसूस करना। तो इस तरीके से ये एज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन ये जो 8 चरण हैं इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली स्टेज में कौन सा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट है, इसमें कौन से ईयर्स का बच्चा शामिल होता है। तो बेसिकली इनका जो ईयर्स है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है। और जो ट्रस्ट मिसट्रस्ट है इसमें जो चाइल्ड होता है वो इन्फेंट होता है, इस तरीके से पूछा गया है। और जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चा 13 से 21 साल का होता है, टीनेजर होता है। तो इस तरीके से अडल्ट है आइसोलेशन में 21 से जो 39 की एज होती है, 21 से लेकर 39 तक की जो एज होती है वो यंग अडल्ट कहलाती है। तो इस तरीके से ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। तो इस थ्योरी को जो है हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट, और इसको आप इसके नोट्स बना लेना क्योंकि ये वो थ्योरी है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ये एरिक्सन की, जो सी टैट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट पेपर के लिए स्टूडेंट्स ये जो आज का टॉपिक है ये फर्स्ट पेपर के लिए सी टैट का जो फर्स्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है उसके लिए है। अब हम थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स जो क्लास में लास्ट तक देखिए इसको, तभी आपको जो इससे पता चलेगा कि इसमें जो है क्या आता है और क्या नहीं आता है। एरिक्सन ने जो के सिद्धांत ने पूरे जीवन काल में सामाजिक अनुभव का वर्णन किया है, ये महत्वपूर्ण है। तो पहले हिंदी में स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो एरिक्सन थे उन्होंने पूरे जीवन यानी बर्थ से लेकर 65 ईयर्स तक जो है अपना जो है वो रिसर्च की और उसके आधार पर उन्होंने जो है ये थ्योरी प्रस्तुत की है। एरिक्सन की जो रुचि थी वो इस बात में थी कि कैसे सामाजिक संपर्क और रिश्तों ने मनुष्य के विकास में भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, मनुष्य का विकास होता है, वो किस तरीके से समाज में अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है, कैसे वो समाज के साथ मिलकर चलता है। तो इस तरीके से जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और जो एरिक्सन का सिद्धांत था उस पर आधारित था जिसे एपिजेनेटिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि लोग जब एक क्रम में बढ़ते हैं तो समय के साथ और एक बड़े समुदाय के संदर्भ में आते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो समाज के बड़े समूह के समुदाय के संपर्क में आता जाता है और उसके व्यवहार को वह फॉलो करना शुरू कर देता है। The Erickson was interested in
तो ये इंग्लिश में कंटेंट है जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं। So Erikson was interested in how social interaction and relationship played a role in development growth of human beings. तो यहाँ पर जो है वो सोशल इंट्रैक्शन सोशल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसके कारण ही मनुष्य का जो विकास और ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वो सोशल इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप का ही पड़ता है। एरिक्सन थ्योरी was based on what is known as the epigenetic principle, and this principle says that people grow in a sequence that occurs over time and in the context of a large community. तो एक सीक्वेंस में मनुष्य का के जो है डेवलपमेंट होती है वो सीक्वेंस में होती है। वो जीरो से लेकर बर्थ से लेकर और 65 ईयर्स तक सीक्वेंस में आपको बताते हैं कि मनुष्य किस किस प्रकार से जो है किसके संपर्क में आता है और उसका विकास और ग्रोथ चलती रहती है। तो सीक्वेंस में जो है उसकी ग्रोथ होती रहती है और वो लार्ज कम्युनिटी के संपर्क में जब आते हैं तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहती है। तो आप जब इसको अच्छे से समझोगे तब आपको पूरा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये है इस चार्ट से आपको और अच्छे समझ में आएगी ये थ्योरी। तो पहली स्टेज बताते हैं जिसमें बर्थ है से लेकर 18 महीने का होता है और इसको जो है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कन्फ्लिक्ट होता है। जो पहली स्टेज है इन्फेंसी की, ये हिंदी में भी है तो आप पहले इसको इंग्लिश में समझिए इसको थ्योरी को। ये पहला स्टेज है इन्फेंसी, इसमें बर्थ से लेकर 18 महीने का जो बच्चा होता है तो इसमें क्या करवाया जाता है, उसको फीडिंग करवाई जाती है। तो जो केयर गिवर्स होता है जो बच्चे की देखभाल करता है तो वो अच्छे से करता है तो बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर नहीं करता है केयर तो उसका मिसट्रस्ट होगा उसके ऊपर। सेकंड जो स्टेज आती है डेवलपमेंट की वो अर्ली चाइल्डहुड होती है। वो होती है 2 से लेकर 3 साल के बच्चे की होती है। इसे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जो है इंडिपेंडेंट होना यहाँ शुरू करता है। इसी को जो है ऑटोनमी कहते हैं कि बच्चा को जो इंडिपेंडेंट की फीलिंग भावना पैदा होती है वो सेकंड स्टेज से पैदा होती है कि बच्चा खुद से टॉयलेट जाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से तो जो 2 से लेकर 3 साल की एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड की होती है। और अगर बच्चे को आप इंडिपेंडेंट बनाओगे तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा, नहीं तो उसमें शेम और डाउट की भावना पैदा होगी। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो बच्चे का ऑटोनमी और जो शेम और डाउट का ये जो टाइम पीरियड होता है विकास का, ये कौन से स्टेज में आता है उसका नाम बताना है। तो इस सेकंड स्टेज अर्ली चाइल्डहुड। एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि इससे किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो ऑटोनमी और इंडिपेंडेंट की उसमें भावना पैदा होती है वो सेकंड स्टेज में होती है। ओके, जो थर्ड स्टेज होती है वो आपकी प्री स्कूल होती है। और प्री स्कूल में स्टूडेंट बच्चा जो होता है 3 से 5 साल का बच्चा होता है। इसमें क्या होता है, वो स्कूल में जाके एक्सप्लोरेशन करता है, नई नई चीजें देखता है, इनिशिएटिव लेता है। या तो इनिशिएटिव लेगा या वो गिल्ट महसूस करेगा। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे जो है इस चार्ट को आप ना स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन इस चार्ट से ही आए हुए हैं। आप जब इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगी तो आपको ये याद भी अच्छे से हो जाएगा। तो किस तरीके से जब 3 से 5 साल का बच्चा होता है तो वो स्कूल में जाता है तो वो या तो इनिशिएटिव लेगा या गिल्ट महसूस करेगा। इस प्रकार का जो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो इस स्टेज पर होता है। और जो फोर्थ एज चरण होता है वो होती है स्कूल एज होती है। 6 to 11 साल का जो बच्चा होता है, इंडस्ट्री और इन्फेरिटी। तो जब स्कूल में बच्चा 6 से 11 साल का बच्चा वो स्कूल में किस तरीके से बिहेव करता है, वो दूसरों के इन्फीरियर खुद को दूसरों से नीचा निम्न समझता है, नीचा समझता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वो मोटिवेट रहता है, कुछ अलग करता है या लीड करता है। इंडस्ट्री का यहाँ मतलब होता है लीड करना, कि वह दूसरे लोगों को लीड करता है स्कूल में या इन्फीरियर रह जाता है। तो एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियरिटी देखने को मिलेगा कि ये कौन सी स्टेज से रिलेटेड है, उसको आपको नाम बताना है या किस एज से संबंधित है
तो जो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि दूसरों को लीड करना, दूसरों का नेतृत्व करना या दूसरों के अधीन रहना, ये 6 से 11 साल के बच्चे में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। एडोलसेंस, एडोलसेंस की जो एज होती है ये 5th है, 6th ये है, 7th एंड 8th। तो ये आप चार्ट की है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 5th जो स्टेज होती है वो किशोर अवस्था होती है, और किशोर अवस्था की मैंने आपके करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि किस तरीके से वो जो है उसके इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है, तनाव स्ट्रेस का जीवन जीता है। 12 से लेकर 18 साल का जो बच्चा होता है, और इसमें यहाँ पर उसको आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। और जो 6th स्टेज है यंग अडल्टहुड, 19 से लेकर 40 साल तक की जो एज होती है उसमें जो है इन आइसोलेशन करता है। और जो 7th स्टेज है वो है मिडल अडल्टहुड, ये 40 से 65 साल तक की होती है, और इसमें वो जनरेटिविटी मतलब आगे बढ़ता जाता है या स्टैग्नेशन लगता है, ठहरा हुआ तो उसकी लाइफ में, तो ये वर्क से रिलेटेड होती है। और जो लास्ट स्टेज होती है इसमें जो मैच्योरिटी होती है वो 65 से साल में शुरू होती है और वो डेथ हो जाती तब तक चलती है। तो मैच्योर, तो एरिक्सन ने कहा था कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है वो 65 की एज में जाके होता है, उसमें मेच्योरिटी आती है, क्योंकि वो टाइम के साथ जो है उसमें चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में, और वो उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और वो समाज के साथ जो संपर्क बनाता है उससे भी उसका जो है व्यवहार चेंज होता रहता है। तो इस में वो आपको क्या है, यहाँ पर आपको ईगो देखने को मिल सकती है, इंटीग्रिटी, लव महसूस करता है, वो जो उसने किया उस पर वो गर्व महसूस करता है, या डिस्पेयर अलग महसूस करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, तो वो अपनी लाइफ को देखता है कि उसने कुछ अचीव किया है या वो फेलियर रहा है, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ पर देखेगा वो 8th स्टेज में देखेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट है, 8th स्टेज होती है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जन्म से लेकर 65 साल तक के बच्चे का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहता है, और इसमें जो मैच्योरिटी है वो 65 एज से जुड़ी हुई है, और इसमें जो है इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, लव और अकेलापन महसूस करता है, वो अपनी लाइफ में किए गए कि उसने क्या क्या अचीव किया उस पर देखता है। तो ये स्टेजेस है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो एडोलसेंस है ये 5th स्टेज है, और इसकी जो एज याद रख लेना, ईयर्स पूछा जाता है, ये 12 से 18 साल, और ये आइडेंटिटी रोल से जुड़ी हुई है। तो हम हिंदी में देखते हैं इसी को, पहले इंग्लिश में था स्टूडेंट उसके लिए। आप देखिए, जो पहली एज होता है शिशुअवस्था में बच्चा क्या करता है, जिसको इन्फेंट कहते हैं, जन्म से लेकर 18 महीने तक की जो टाइम पीरियड होता है उसको शिशुअवस्था कहते हैं। और इसमें क्या है, ट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास का टकराव चलता रहता है। इसमें जो है महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती है, खिलाना होता है, बच्चे को फीड कराना होता है, और जो उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी तो उसमें ट्रस्ट पैदा होगा। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है आपकी प्रारंभिक बचपन, जिसको बोलते हैं स्वायत्तता, या उसको संदेह पैदा होगा। इस बीच उसको जो है टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, और वो उसमें इंडिपेंडेंट की भावना पैदा होती है। पूरा स्कूल 3 से 5 वर्ष का होता है। पहल बनाम अपराध, इसमें वो अन्वेषण करता है, और स्कूल की जो उम्र में वो 6 से 11 साल में क्या करता है, उद्योग बनाम हीनता, मतलब वो दूसरे लोगों का नेतृत्व करेगा, ये खुद को हीन समझेगा स्कूल में। अगर वो खुद को दूसरों को लीड करेगा तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा। जो नेक्स्ट स्टेज है वो किशोर अवस्था में पहचान बना भूमिका भ्रम होता है, सामाजिक रिश्ते का असर पड़ता है उसके ऊपर। युवा अवस्था में जो है किस तरीके से उसको जो है रिश्तों से प्यार चाहिए होता है। तो इस तरीके से है ये चार्ट, आप याद
करने के लिए है, क्योंकि इस चार्ट में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किशोर अवस्था का हो गया, युवा अवस्था 1940 की एज में होता है। इसमें वह खुद को सोसाइटी का हिस्सा समझता है या अलगाव महसूस करता है। तो ये है कि हर लाइफ में एक जिंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है। 1940 की एज में वो जो है अलगाव महसूस करता है या सोसाइटी से जुड़ता है। और जो लास्ट है मध्य मिडल है, इसमें 40 से 65, इसमें वो जनन क्षमता या आगे बढ़ता है या ठहराव उसकी लाइफ में काम करता है। और लास्ट जो स्टेज होती है परिपक्वता की स्टेज होती है, इसमें उसको अहंकार भी हो सकता है, वफादारी भी हो सकती है, और वो निराश भी हो सकता है अपनी जिंदगी से। तो फर्स्ट स्टेज को डिटेल में देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें जो शिशुअवस्था थी 0 से 18 महीने की जो स्टेज होती है, उसमें जो साइको सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होता है, इसमें बच्चे का जो है ट्रस्ट की भावना पैदा होती है जब उसका जो केयर गिवर्स होता है उसको अच्छे से केयर करता है। अगर उसकी अच्छे से केयर नहीं की जाएगी तो उसको मिसट्रस्ट की भावना पैदा होगी। तो पहला स्टेज आप अब अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो स्टूडेंट्स अभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में इसको समझेंगे। इम्पोर्टेंट है, शुरू में आपको डिफिकल्ट लग सकता है ये थ्योरी समझने में, लेकिन स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरी को आप एग्जाम में पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जीरो से पहली स्टेज है जो 0 से लेकर बर्थ से लेकर 18 महीने का जो बच्चा होता है, जिसको शिशुअवस्था या इन्फेंट कहते हैं, उसमें जो बच्चे का जो है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दो चीजें याद रख लेना कि इन दो भावनाएं जो है यहाँ पर उसमें पैदा होती हैं। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप a sense of trust when caregivers provide reliability, care, affection. A lack of this will lead to mistrust. तो यहाँ पर जितने अच्छे से बच्चे की केयर करेंगे वो आप पर विश्वास करेगा, अगर आप उसकी केयर करने में कोई लापरवाही करेंगे तो आप पे मिसट्रस्ट करेगा। तो पहली स्टेज यही है कि इस तरीके से जो पहली स्टेज है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो भावना है वो पहली स्टेज में ही बच्चे में जो है डेवलप हो जाती है, ये मानना है एरिक्सन का। अब ये हिंदी में ही स्टूडेंट्स दोनों में ही कंटेंट आपको मिलेगा कि मनोसामाजिक विकास के पहले चरण के दौरान बच्चे में जो है विश्वास की भावना विकसित करते हैं। जब देखभाल करता विश्वसनीयता, देखभाल और स्नेह प्रदान करते हैं तो उसमें जो है विश्वास की भावना विकसित होती है। अगर इसकी कमी से अविश्वास पैदा होता है तो देखना है कि क्या करने से क्या चीज पैदा होती है। तो आप अपने जो है बच्चे का जो है परवरिश अच्छे से कर सकते हैं कि आप शुरू से ही उसमें जो है विश्वास और अविश्वास की भावना जो है किस तरीके से विकसित करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये है कि किस तरीके से आप जो इसको विकसित करते हैं। तो मनोसामाजिक विकास पहले चरण में क्या है, बच्चा विश्वास की भावना विकसित करता है। तो यहाँ विश्वास की भावना विकसित होती है और अविश्वास की भावना पैदा होगी अगर उसे स्नेह, देखभाल, ये 3 चीजें नहीं मिलती हैं, स्नेह, देखभाल, विश्वसनीयता, तो उसमें अविश्वास की भावना पैदा होती है। ये पहली स्टेज है, 0 से लेकर 18 मंथ तक याद रखना है। इस स्टेज का नाम भी याद रखना है जिसको शिशुअवस्था या इन्फेंट कहते हैं। तो ये था पहला स्टेप। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम अब इन स्टेजेस को डिटेल में देखेंगे तब आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है उसी चार्ट पे आएंगे। जब आप समझोगे तभी आपको जो है ये। अब सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वीएस सेम और डाउट। कि जो सेकंड स्टेज है एरिसन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की, तो इसके ये कब होती है सेकंड स्टेज में, ये जो भावना है उसमें कब विकसित होगी सेम और डाउट की, इसके बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट स्टूडेंट
बस आपको समझना, फिर इजीली आप एरिक्सन की थ्योरी पर कोई भी क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. The second stage of Erikson's theory of psychosocial development takes place during early childhood and is focused on children developing a greater sense of personal control. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सेकंड स्टेज में है ऑटोनमी का हिंदी में मतलब स्वायत्तता होता है, इंडिपेंडेंट होता है. तो अर्ली चाइल्डहुड में प्रारंभिक बचपन में बच्चा क्या करता है, जो कि ये शुरू होती है 2 से लेकर 3 साल के बच्चे की एज है. 2 स्टेज में आप याद रख लेना 2 से 3 साल. यहाँ पर बच्चा जो है बच्चा क्या करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और इससे उसमें इंडिपेंडेंट की भावना फीलिंग आती है. अगर उसमें इंडिपेंडेंट की भावना पैदा नहीं होगी तो शेम और डाउट की भावना विकसित होती है. स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह. एरिक्सन के मनोसमझ विकास के अनुसार जो दूसरा चरण है वो प्रारंभिक बचपन के दौरान होता है और ये बच्चों पर व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना विकसित करने में मदद करता है. तो व्यक्तिगत जो कंट्रोल की भावना होती है, इंडिपेंडेंट की भावना होती है, वो सेकंड स्टेज में डेवलप हो जाती है और इसका नाम याद रख लेना. एज 2 से 3 साल की एज होती है सेकंड स्टेज और इसमें स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह है हिंदी में इसका मीनिंग. और ये सेकंड स्टेज में आप किस तरीके से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि सेकंड स्टेज में किस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता रहता है. तो एट दिस पॉइंट इन द डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर स्टार्टिंग टू गेन ए लिटिल इंडिपेंडेंस. यहाँ पर वो इंडिपेंडेंस होना शुरू करता है. दे आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म बेसिक एक्शंस ऑन देयर ओन. वो खुद से कार्य करना शुरू करते हैं एंड मेकिंग सिंपल डिसीजन अबाउट व्हाट दे प्रेफर. By allowing kids to make choices and gain control, parents and caregivers can help children develop a sense of autonomy. तो ये जो बच्चा 2 से 3 साल का होता है, अगर बच्चा चॉइसेस चाहता है खिलौने में, जो उसको टॉयज दिए जाते हैं वो किस टॉय से खेलना पसंद करता है, किससे नहीं करता है, आप उसको नहीं देते हैं तो उसमें शेम और डाउट की भावना पैदा होगी. अगर आप उसको चॉइस करने देते हैं और खुद से कुछ करने देते हैं, आप उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो वो ऑटोनमी की भावना पैदा होगी उसमें. अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो उसमें शेम और डाउट होगा. तो यहाँ पर सेकंड स्टेज में है कि बच्चा लिटिल इंडिपेंडेंट होना शुरू करता है, वो बेसिक कार्य खुद से करना शुरू करता है, जैसे कि टॉयलेट जाना वो खुद से कर सकता है 2 से 3 साल का. अगर आप उसको जो है उसकी चॉइसेस अलाउ करोगे तो उसका विकास अच्छे से होगा, नहीं तो उसमें शेम और डाउट पैदा होगा. तो बेसिकली ये पेरेंटिंग टिप्स भी हैं कि किस तरीके से बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उसमें मिसट्रस्ट ट्रस्ट की भावना शुरू से ही पैदा होती है. फिर शेम और डाउट की जो भावना, जो फीलिंग्स है, वो सेकंड स्टेज में पैदा हो जाती है. 2 से 3 साल के बच्चे में शेम और डाउट की भावना पैदा हो जाती है. बोलते हैं ना, कई बच्चा कपड़े पहने नहीं होते तो उसको बोलते हैं ना सेम सेम, कि आपकी शेम शेम हो जाएगी सबके सामने. तो वो यही सेकंड स्टेज है कि यहाँ पर उसमें शेम की भावना पैदा हो जाती है 2 से 3 साल. जो आप इसको अपने रिलेट करोगे पर्सनल लाइफ में, आप बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होते हुए देखते हो, तो आप उसको जो कनेक्ट कर सकते हो अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो सेकंड स्टेज जो होती है अर्ली चाइल्डहुड की, 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है, इसमें जो who are shamed for their accident may be left without a sense of personal control. अगर इसमें सफल हो गया सेकंड स्टेज में तो उसमें ऑटोनमी की भावना पैदा होगी. और अगर वो असफल हो जाता है तो उसमें जो है सेम और डाउट की फीलिंग पैदा होगी. तो यही कहना है एरिक्सन का कि किस तरीके का बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. देखो, सेम और डाउट की फीलिंग्स जो उसमें 2 से 3 साल के बच्चे में पैदा हो जाती है. इसे अर्ली जो है चाइल्डहुड कहते हैं, सेकंड स्टेज. अब फाइंडिंग बैलेंस, तो इस तरीके से अगर आप बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए.
तो इसमें इसी की बात कर रहे हैं एरिक्सन। तो ये हिंदी में है, सेम जो मैंने अभी आपको समझाया स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बच्चे को थोड़ी सुंदरता प्राप्त होती है, अपने दम पर कार्य करना शुरू करता है, वे जो पसंद करते हैं उसके बारे में सरल निर्णय ले रहे हैं, जो पसंद करते हैं उसको करने की अगर आप उसको आज़ादी देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट बनता है। अगर आप उसको वो नहीं करने देते हो, बचपन से ही बच्चे को आप दब्बू बना देते हो, करने नहीं देते हो, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो उसमें जो है शेम और डाउट, संदेह की भावना पैदा हो जाती है। उसमें ये कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये डाउट पैदा हो जाता है। इसलिए बच्चे जो करते हैं उनको जो है खुल के करना, आज़ादी देनी चाहिए, जो टॉयज वो चाहते हैं या जो वो खेल खेलना चाहते हैं। तो अगर आप उसको जो है थोड़ी ऐसा फ्रीडम देंगे तो उसका डेवलपमेंट जो है यहाँ पर 2 से 3 साल की एज की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जो बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट होगा, उसमें स्वायत्तता की भावना आएगी, इंडिपेंडेंट होना शुरू होगा, नहीं तो वो दूसरों पर ही डिपेंड रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सेम सेकंड स्टेज है, हिंदी में है। तो स्टूडेंट आप इसके तो अगर आप तो इसमें अगर स्वायत्तता की भावना पैदा नहीं होती है तो संदेह और शर्म की भावना पैदा होगी। तो पेरेंटिंग टिप्स है कि किस तरीके से बच्चे का जो है आपको परवरिश करनी है, ये भी कि बच्चे को किस प्रकार से आप क्लास में भी जाते हो जब पढ़ाते हो तो बच्चों को जो है चॉइसेस ज़्यादा मिलेंगी, वो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो उसमें जो है डाउट्स की भावना पैदा होती है। तो इस तरीके से एरिक्सन जो है कहता है कि जब टीचर आप जब बच्चों को पढ़ाए तो इन चीज़ों का ध्यान में रखें कि किस तरीके का बच्चे का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है बच्चे की, और वो किस प्रकार से सीखता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो किस तरीके से जो है उसमें जो है सेम और डाउट की भावना पैदा हो जाती है। तो सेकंड स्टेज को में जो है बच्चे को आत्मविश्वास महसूस कराने के लिए एरिक्सन का मानना था कि स्वायत्तता और श्रम संदेह के बीच संतुलन पैदा करने से इच्छा शक्ति पैदा होगी कुछ करने की, मतलब दोनों में बैलेंस रखिए आप, तो इससे से उसमें कुछ करने, वो खुद से करने का उसमें जो मोटिवेशन होगा। तो ये कहना है यहाँ पे एरिक्सन का। अब थर्ड स्टेज है वो है इनिशिएटिव और वीएस गिल्ट। तो थर्ड स्टेज में किस तरीके से जो है बच्चे के साथ डील करना चाहिए, ये थर्ड स्टेज है। तो ये जो सीटेट का पीआरटी का दे रहे हैं, सीटेट पीजीटी का दे रहे हैं, पीजीटी का दे रहे हैं, ये हर एक थ्योरी, क्योंकि इसमें जो है जन्म से लेकर 65 एज तक इस प्रकार पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से समझना है और उस तरीके से लेसन प्लान तैयार करना है, ये पूरा सब पे फोकस करती, इसलिए जो ये है थ्योरी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस इसलिए ही पूछे जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट है द थर्ड स्टेज ऑफ साइक्लो सोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स में होती है, और जो है इसमें क्या करता है एट दिस पॉइंट इन साइको डेवलपमेंट स्टेज चिल्ड्रन बिगेन टू assert their power and control over the world through directing play and other social interaction। तो थर्ड स्टेज में वो है स्कूल में जाना शुरू करता है और समाज के संपर्क में आता है, तो वो लीड करना शुरू कर देता है, पहल करना, किसी चीज को करने के लिए शुरुआत कर सकता है। Children who are successful at this stage feel capable and able to lead others. Those who fail to acquire these skills are left with a sense of guilt। अगर ये स्किल्स डेवलप नहीं होगी उसके अंदर टू लीड अदर्स वाली, तो इसका जो अपोजिट होगा थर्ड स्टेज में वो गिल्ट एंड सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव की जो फीलिंग्स है वो क्रिएट होती है थर्ड स्टेज में। इनिशिएटिव वीएस गिल्ट में पहल बनाम अपराध जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपको ये जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है, अगर इसमें थ्योरी आपको जो है इंग्लिश में समझ में आती है तो आप इंग्लिश में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, हिंदी में या अपनी आसान जो भाषा होती है उसमें जो इसको अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है होती है लैंग्वेज, क्योंकि इसको हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते हैं।
तो इसलिए इस टॉपिक को जो है, ये जो थ्योरी होती है इनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप इसको समझ लोगे तो आप यू कैन मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। तो मनोसामाजिक का तीसरा चरण पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान होता है। मनोसामाजिक विकास के इस बिंदु पर बच्चे जो है खेल और अन्य सामाजिक क्रियाओं में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और जो है दुनिया पर अपनी शक्ति और नियंत्रण का दावा करना शुरू करते हैं। यानी इस जो थर्ड स्टेज होती है इसमें बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट करता है और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और यहीं पर जो है वो जो है सोसाइटी के संपर्क में आता है और इसमें अगर वो सफल होता है तो दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। और जो लोग इन कौशलों को हासिल करने में विफल हो जाते हैं उनमें जो है अपराध बोध, आत्म संदेह और पहल की कमी की भावना रह जाती है। या तो कैप्टन बनेगा, कैप्टन की भावना पैदा होगी कि लीड करना मुझे टीम को साथ, नहीं तो उसमें जो है आत्म संदेह की भावना कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये भावना पैदा होती है। और इसमें जो थर्ड स्टेज का मुख्य विषय यह है कि बच्चों को जो है पर्यावरण पर नियंत्रण और शक्ति पर जोर देना शुरू करना चाहिए। जो बच्चे अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं या करने की कोशिश करते हैं वे अस्वीकृति का अनुभव भी कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे खुद से आगे आते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गेम्स में, अगर उनको रोका जाता है तो क्या है उनमें जो है डाउट की भावना पैदा होती है। तो इस स्टेज पर अगर पहल और दूसरों के साथ काम करने की इच्छा का एक आदर्श संतुलन पैदा किया जा सकता है। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वीएस इंफीरियरिटी। तो फोर्थ स्टेज में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। द फोर्थ स्टेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स इसको बोलते हैं और ये 5 से 11 साल में जो बच्चा होता है उसमें ये जो फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप होती है इंडस्ट्री वीएस इंफीरियरिटी की 5 से 11 में। Through social interaction, children begin to develop a sense of pride in their accomplishments and abilities. Children need to cope with new social and academic demands. Success leads to a sense of competence, while failure results in feelings of inferiority. तो इस स्टेज पर वो अगर सफल होता है तो वो लीड करेगा, नहीं तो वो इन्फीरियर होगा, खुद को दूसरों से कम समझेगा। यहाँ पर 5 से 11 साल की एज में तो यहाँ में उसमें जो है फीलिंग्स हो जाती है कि डेवलप की उसमें एबिलिटीज है वो भी कुछ कर सकता है। एकेडमिक डिमांड्स की उसको कितना मार्क स्कोर करना एग्जाम्स में, ये सारा इस स्टेज में जाके डेवलप होती है। तो फोर्थ स्टेज में जो होती है चिल्ड्रन हु आर एंकरेज्ड, अगर आप बच्चों को एंकरेज करोगे, टीचर एंकरेज करेंगे, पेरेंट्स करेंगे तो उनमें ये स्किल्स डेवलप हो सकती है, इंडस्ट्री वाली स्किल्स। चिल्ड्रन कैन लीड अदर्स। अगर आप उनको डिस्करेज करोगे तो उनमें क्या है डाउट होगा अपनी एबिलिटीज को लेकर। तो यही कहना है एरिक्सन का, आप जितना ज़्यादा उसके टीचर्स का जो रोल है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है 5 से 11 साल की एज में, कि आपको बच्चे को आप जितना ज़्यादा इंकरेज करेंगे तो वो लीड कर सकता है, नहीं तो वो इन्फीरियर रहेगा, दूसरों से खुद को कम करना समझने लगेगा और वो गेम्स में और जो पार्टिसिपेशन होता है अलग अलग कंपटीशंस में उसमें वो हिस्सा लेना बंद कर देता है। तो टीचर्स को यहाँ समझना है कि वो किस तरीके से बच्चे को एनकरेज करना है ताकि वो जो है अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। यस निधि, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करते हैं सकते हैं, वहाँ से आपको जो पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी एक नई वेबसाइट भी बनाई है सीटेट के लिए जहाँ पर ये सभी
क्लासेस के नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा स्टूडेंट। सभी के PDF में मिलेंगे आपको स्टूडेंट्स, डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कंसेप्ट। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर फोकस रखना, आपको समझना है, क्योंकि टॉपिक तो आपके पास, तभी आप अच्छे से अपने नोट्स अपने शब्दों में बना पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि एरिक्सन की थ्योरी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकती है, अगर आप इसको समझोगे नहीं तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एग्जाम्स में। तो इसलिए आप इसको जो है पहले अच्छे से समझिए स्टूडेंट। तो children who are encouraged by teachers develop a feeling of competence and belief in their skills। तो इस तरीके से यहाँ पे टीचर्स का रोल इज इम्पोर्टेंट। तो ये हिंदी में स्टूडेंट फोर्थ जो स्टेज है। ओके स्टूडेंट्स, वो आप ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन सीटेट क्लास फिलर फॉर्म का आप देख सकते हो। ज्वाइन सीटेट क्लास आपने ज्वाइन कर ली तो वहीं पे लिंक शेयर किया जाएगा, और हमारी हर वेडनेसडे को 9 बजे आप स्टूडेंट्स आप सभी के साथ एक जो है मीटिंग होती है 9 बजे। अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो स्टूडेंट्स के डाउट है। तो जो है वेडनेसडे को तो कल मीटिंग रहती है 9 बजे हर स्टूडेंट्स के साथ। तो एक तो आप एक दूसरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट आपस में भी, और टीचर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे सभी सब्जेक्ट के। तो आपका कोई भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं कि वेबसाइट का लिंक आपको जो आप ये सीटेट क्लास टेलीग्राम चैनल है यहाँ आपने ज्वाइन कर लिया तो यहीं पे वो लिंक शेयर किया जाएगा, वहाँ पे आपको अपडेट किया जाता है। जो टेलीग्राम चैनल वहीं पर अपडेट किया जा रहा है हर चीज़ का जो भी। तो इसके लिए एक अलग वेबसाइट बनाई जा रही है ताकि आप सीटेट के हर एक PDF वहाँ आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो वेडनेसडे को 9 बजे जो है जो मीटिंग गूगल मीटिंग लिंक है वो आपको जो सीटेट का ये ग्रुप है टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो निधि कुमारी आपको समझ में आ गया होगा कि जो लिंक है वो गूगल मीट का आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा। तो सीटेट जो क्लास है उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए पहले, और वहां से वो आपको लिंक जो है मिल जाएगा। सभी के आपको जो है PDF स्टूडेंट मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो फोर्थ स्टेज है इसको उद्योग बनामहीनता कहते हैं। तो इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ आंसर सिर्फ A और B C में ही देना है। तो अगर आपको हिंदी में ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है इंग्लिश में कीजिए। तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा आपको। तो ये फोर्थ जो स्टेज होती है प्रारंभिक स्कूली वर्षों के दौरान, इसमें 5 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो सामाजिक अंतक्रियाओं के माध्यम से बच्चा अपनी उपलब्धियों में गर्व की भावना फीलिंग करने लगता है। मतलब वो खेलों में भाग लेता है यहाँ पर, और जो कंपटीशन स्कूलों में होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चे को अपनी अचीवमेंट्स के पर गर्व होना शुरू कर देता है। ये मतलब होता है यहाँ उद्योग का। उद्योग मतलब यहाँ वो कोई काम धंधों से नहीं है, ये कुछ टर्म्स होती है अलग अलग थ्योरी की। तो इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रही हूँ कि इनको समझना जरूरी है। उद्योग का मतलब ये नहीं है कि बच्चा किसी फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू करता है, नहीं। उद्योग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि बच्चा जब समाज में जो गतिविधियां जो क्रियाएं होती है उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू करता है, वो अचीव करता है, तो उसमें गर्व की भावना पैदा होती है। नहीं तो वो खुद को हीनता की भावना उसमें पैदा हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। तो बच्चे को नई सामाजिक मांगों का सामना करने की जरूरत है। तो बच्चे को समझना है, बच्चे की डिमांड को सफलता योग्यता की भावना की ओर ले जाती है। अगर बच्चा इस स्टेज में सफल है तो वो मतलब योग्य बन जाएगा, और असफल होगा तो हीनता की भावना पैदा होगी। तो यही कहना है कि 5 से इसका आपने 3-4 चीजें याद रखनी है हर स्टेज की। एक तो स्टेज का नाम याद रखना, स्टूडेंट एग्जाम्स में स्टेज का नाम पूछा जाता है कि 5 से जो 11 साल का बच्चा होता है वो कौन से स्टेज में होता है, उस स्टेज का नाम पूछा गया है, उद्योग बनामहीनता। और दूसरा इसमें क्या होगा,
इसमें इंडस्ट्री और जो है सफल होने पर उसमें जो है योग्यता की भावना विकसित होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्स में इस तरीके से आपसे पूछे गए हैं। और आउटकम क्या होगा? अगर टीचर उनको सराहना करेंगे, उन्होंने जो अच्छा किया उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जिन बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है वे असफल हो जाएंगे, उनको अपनी क्षमताओं पर यकीन नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ एक टीचर का रोल इम्पोर्टेंट इस थ्योरी में जो है, इस थ्योरी से एग्जाम्स में क्वेश्चन इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि इसमें टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चा अगर आपने उसमें जो ये फीलिंग पैदा करनी, इंडस्ट्री कि वो अदर को लीड करे, उसमें आत्मविश्वास जगाना है, तो किस तरीके से आप उसको मोटिवेट करना। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो जो उसकी क्षमता है कुछ करने की, उस पे उसको खुद को संदेह पैदा हो जाता है। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी को पहले मोटिवेट करना जरूरी होता है कि वो सब सब कर सकते हैं, सबके पास इक्वली दिमाग होता है, कोई उसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता। बस प्रॉब्लम यही होती है, दिमाग सबके पास एक जैसा ही होता है। तो इस तरीके से इस लेवल पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि कोई क्या है कम मेहनत करता है और कोई कम मेहनत करता है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी। तो यहाँ पर टीचर का रोल है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है ताकि उसको अपनी क्षमताओं पर संदेह पैदा नहीं हो, वह सब कुछ कर सकता है। उसको यकीन दिलाना है यहाँ पर स्टूडेंट्स को कि वह सब कुछ कर सकता है। फिफ्थ स्टेज आइडेंटिटी, जो किशोर अवस्था होती है, जो होती है उसमें आप देखोगे जो 12 से लेकर होती है, एज 12 से शुरू होती है। तो इसमें आइडेंटिटी वीएस कंफ्यूजन किस तरीके से होता है, तो फिफ्थ स्टेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स में होती है। और इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिटी का इश्यू जो है शुरू होता है, which will continue to influence behavior development for the rest of person life। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब है कि खुद के मेरे विचार क्या है, मैं कैसा सोचता हूँ, मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार क्या है। तो ये पर्सनल आइडेंटिटी जब व्यक्ति खुद के बारे में यहाँ जानता है, तो यहाँ ये महत्वपूर्ण स्टेज है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन में रहता है वो अपने आप को लेकर, या उसको स्पष्ट हो जाता है कि वो किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है। So this stage plays an important role in developing a sense of personal identity, which will continue to influence behavior and development for the rest of a person's life. Teens need to develop a sense of self and personal identity. Self identity they create here जो है teens create self identity about themselves, and success leads to an ability to stay true to yourself। जब आपको पता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ, या आपने सेल्फ आइडेंटिटी खुद के बारे में बनाया, तो आप क्या होंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपने जो कंफ्यूजन रहेगा कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो दिस लीड्स टू रोल कंफ्यूजन एंड ए वीक सेंस ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन और वीक सेंस खुद की बनाएंगे। यह आइडेंटिटी का मतलब है कि मैं ये चीज़ें कर सकता, आई कैन डू एवरीथिंग और आई कांट डू everything, I can do everything और I can do nothing। कि ये जो फीलिंग्स यहाँ पर पैदा होती है, अगर स्टूडेंट्स को पता होगा कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो कर सकता है, उसमें एबिलिटीज़ है, तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होगी। और अगर उसमें खुद के बारे में कंफ्यूजन रहेगा, वीक सेंस बनेगी खुद के बारे में कि उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा और वो दूसरों पे डिपेंड हो जाएगा। जब उसमें कंफ्यूजन होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो दूसरों से जो है राय ले राय लेना शुरू कर देता है। लेकिन जो पर्सनल आइडेंटिटी अगर वो क्रिएट करता है, तो वो डिसीजन अच्छे से लेगा कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। वो खुद के बारे में ज़्यादा बेहतर से समझने लगता है फिफ्थ स्टेज में। वो जितने अच्छे से खुद खुद को समझेगा, उसके डिसीजन उतने ही बेहतर होंगे। अगर कंफ्यूजन होगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो वो असफल हो जाएगा अपनी लाइफ में। तो ये जो 12 से लेकर जो 18 साल की एज होती है एडोलसेंस की,
इसमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस चलता रहता है। During adolescence, children explore their independence and develop a sense of self. Those who receive proper encouragement, reinforcement through personal exploration will emerge from this stage with a strong sense of self and feeling of independence and control. तो यहाँ पर उसको मोटिवेट करना, खुद से ही उसको अपनी आइडेंटिटी एक अलग पहचान बनानी है। Those who remain unsure of their beliefs, desires, यहाँ पर जो स्टूडेंट अपनी डिजायर्स बिलीव्स के बारे में नहीं जानते वो कंफ्यूज रहेंगे and will remain confused about their future always. तो फ्यूचर के बारे में भी उनमें संदेह रहेगा। तो आइडेंटिटी क्या होती है? तो दे आर रेफरिंग टू ऑल ऑफ द, तो आइडेंटिटी मीन्स होता है बिलीव्स, आइडल्स, वैल्यूज दैट हेल्प शेप एंड गाइड ए पर्सन्स बिहेवियर। एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसको जो गाइड, उसको जो आकार मिलता है वो उसके अपने आदर्श, मूल्यों और विश्वासों से मिलता है। तो इसको आइडेंटिटी कहते हैं। कंप्लीटिंग दिस स्टेज सक्सेसफुली लीड टू तो fidelity, which means an ability to live by society standard and expectations. तो ये होता है आइडेंटिटी, खुद के बारे में खुद की एक पहचान बनाना, खुद सेल्फ इमेज क्रिएट करना, ये होता है इसमें। Yes, Lakshmi, you want to ask something? You may ask. तो ये है पहचान बना भ्रम, इसको बोलते हैं हिंदी में। जो पांचवा स्टेज है जो किशोर अवस्था में आता है पहचान, तो आइडेंटिटी और ये जो कंफ्यूजन की स्टेज है ये किशोर अवस्था में आती है। ये हिंदी में है, सेम मैंने अभी आपको इंग्लिश और हिंदी साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो पांचवा है इसमें शांत किशोर होते हैं, ये भावना रूप से स्थिर होते हैं। इसमें जो है व्यक्तिगत पहचान की भावना विकसित करने में जो टीचर है वो आवश्यक भूमिका निभा सकता है। तो ये चीजें जो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, पहचान के बारे में मैंने बताया कि सभी विश्वास, आदर्श, मूल्यों का जो होते हैं व्यक्ति के व्यवहार को जो है एक रूप प्रदान करते हैं। तो ये पहचान होती है। और सिक्स्थ जो स्टेज है हमारी वो है कि किस तरीके से हम जो है इंटीमेसी समाज के साथ मिलकर चलते हैं या खुद को अलग महसूस करना शुरू करते। कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास में जो है अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर टीचर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे और उनको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करे कि वो भी गेम्स में या कोई भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करे ताकि वो अलगाव महसूस ना करें। तो जो सिक्स स्टेज है वो है 19 से शुरू होते हैं और 40 की एज तक ये इसकी जो है ईयर्स होता है। अंतरंगता, अलगाव, अंतरंगता समूह में रहना, समाज में रहना, मिलजुल कर चलना, अंतरंगता, अलगाव। युवा वयस्क का 1940 की एज की बात कर रहे हैं, 19 to 40 एज के जो युवा वयस्क होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अन्य लोगों के साथ भी अंतरंग प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सफलता मजबूत रिश्तों की ओर ले जाती है, असफलता जो अकेलापन महसूस कराती है। तो एरिक्सन का मानना था कि लोग अन्य लोगों के साथ घनिष्ठ जो संबंध विकसित करें, जो लोग इस कदम पर सफल होते हैं वैसे संबंध जो स्थायी और सुरक्षित होते हैं। तो जो 19 से लेकर 40 साल तक की एज होती है तो सोसाइटी के साथ जो युवा वयस्क अपने संबंध अच्छे मजबूत बनाता है तो वो सफल हो जाता है और अपने संबंधों को स्थायी और सुरक्षित भी रख पाता है। नहीं तो वो अगर नहीं सफल होता है स्टेज पर तो वो अलगाव महसूस करता है, खुद को जो है अलग थलग महसूस करना शुरू कर देता है। तो
ये था ये इंटीमेसी vs आइसोलेशन, दिस इज 6th स्टेज। ओके स्टूडेंट, तो ये 6th स्टेज है। तो यंग अडल्ट नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स। तो यहाँ अडल्ट should focus on loving relationship with other people. Success here, if they succeed, then it leads to strong relationship, while failure result in loneliness and isolation. तो this stage covers the period of early adulthood. adulthood की बात कर रहे हैं, when people are exploring personal relationships. So Erikson believed that it was vital that people develop close relationship with others. Those who are successful, so they can make relationship better with others. और जो असफल हो जाते हैं वो खुद को आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो ये ही है 7th जो स्टेज होती है, 8th स्टेज है। तो 7th स्टेज में अभी हम, तो स्टूडेंट्स इसको लास्ट तक देखिए। तो ये आपको थ्योरी जो है डिटेल में सिर्फ समझनी है, उसके बाद ही आप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो सिर्फ पहले कंसेप्ट समझिए, उसके बाद जो है आपको समझ में भी आएगा। तो generativity stagnation, adults need to create things that will outlast them, often by having children or creating a positive change that benefits other people. Success lead to feelings of usefulness, मतलब खुद को यहाँ पर अडल्ट को खुद ऐसा कुछ करना है जो वो सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए खुद को यूजफुल महसूस कर सके कि उनकी इम्पोर्टेंस है। दे कैन डू समथिंग बेटर फॉर द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के बारे में कि कुछ दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, यहाँ वो भावना डेवलप होती है, उसी को जनरेटिविटी कहते हैं। और ड्यूरिंग दिस अडल्टहुड स्टेज वी कंटिन्यू टू बिल्ड अवर लाइफ्स, फोकसिंग और कैरियर पर, फैमिली पर फोकस करते हैं। यहाँ पर जो 7th स्टेज होती है कि हम यूजफुल हैं या नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छा है बुरा है, वो जनरेटिविटी में आता है। हम अपने कैरियर पर फोकस करते हैं। Those who are successful this stage will feel that they are contributing to the world by active in their home and community. जो लोग जनरेटिविटी होंगे, एक्टिव होंगे इस कम्युनिटी में, सोसाइटी में कुछ नया चेंज लाने के लिए जो उत्सुक होते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं यहाँ पर, तो आप खुद को अनइन्वॉल्वमेंट, खुद वर्ल्ड से, दुनियादारी से खुद से अलग महसूस कर देते हैं। तो जनरेटिविटी बनाव ठहराव होता है। बस को कोई ऐसी चीज बनाने या उनका पोषण करने की आवश्यकता होती है जो अक्सर मतलब जो दूसरों के फायदे के लिए सकारात्मक बदलाव सोसाइटी में ला सके। तो जो वयस्क होते हैं, 40 एज की बात कर रहे हैं कि इस दौरान जो वयस्क होता है वो किस तरीके से जो है अपने करियर पर ध्यान देता है, अपनी फैमिली पर ध्यान देता है और अपने समुदाय पर फोकस करता है कि वो किस तरीके से जो सोसाइटी में योगदान दे सकता है। और लास्ट जो स्टेज है स्टूडेंट्स वो है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा की। जो 65 एज में क्या होता है, अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आप खुश रहोगे। अगर आपको लगेगा कि आपने पूरी जिंदगी अपनी वेस्ट कर दी और ये 65 की एज में आपको ये लगता भी, आपको निराशा पैदा होगी। अगर आप अपना अभी टाइम टीचर बनने में नहीं लगाओगे तो आपको ना 65 की एज में आपको निराशा होगी कि आपने जिंदगी को यूं ही गंवा दिया और कुछ अचीव नहीं किया। बुढ़ापे के दौरान होता है ये जो सत्यनिष्ठा बनाम निराशा की स्टेज का नाम याद रखना। ये जो ओल्डर एज होती है 65 की, वहां पर होता है और लोग अपने पीछे जो उन्होंने किया होता है उस पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया जिससे वो आज खुश हैं, गर्व महसूस करते हैं, या कुछ गलत किया जिस पर वो पछतावा करते हैं।
एरिक्सन का मानना था क्योंकि बुढ़ापे जो है पूरे जीवन काल में विकास को संबोधित किया। एरिक्सन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि उन्होंने 65 केज पर भी फोकस किया है। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप जो है आपको प्यार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या आप डिस्पेयर हो रहे, निराश हो रहे हैं। So this is the final stage of Erikson theory, and this is focused on reflecting back on life. At this point in development, people look back on the events of their lives. If they are happy with the life that they lived, या तो यहाँ खुश होंगे या वो निराश होंगे जो उन्होंने अचीव किया है। तो इसकी थ्योरी की आलोचना की जाती है कि इसमें अच्छे से जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया, उनके एक्सपीरियंस को अच्छे से शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है, उन्होंने जो है एंटायर लाइफ स्पैन को देखा कि किस तरीके से जन्म से लेकर बुढ़ापे तक बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसका सपोर्ट इसी आधार पर किया गया है कि इसने तो why was erection theory was important? So theory was important because it addressed development throughout a person's life, not just during childhood. So he didn't focus on only on childhood. He focused on older age as well, and it stressed the importance of social relationship in shaping personality and growth. तो इस एरिक्शन थ्योरी का महत्व इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार से जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उनकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं और हमें उनका किस तरीके से बच्चे का विकास करना है ताकि वो अपनी ओल्ड एज में खुद की किए हुए कार्य पर गर्व महसूस कर सके। तो यहाँ पर टीचर्स का रोल इम्पोर्टेंट है, इसलिए थ्योरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए थ्योरी ही अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके सत्यावी, आपको फुल कोर्स करना है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको फुल कोर्स ही करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको जो सीटेट ये टॉपिक था सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए था, तो इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में आते हैं तो फुल कोर्स ही करवा रहे हैं हम आपको फ्री में। तो मेरी प्रीवियस क्लास हो चुकी है 54 क्लासेस 53 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे आपको जो है पूरा सीटेट का जो है फर्स्ट पेपर की और जो सेकंड पेपर सोशल स्टडीज़ और हिस्ट्री का, जिन स्टूडेंट्स का सोशल स्टडीज़ और हिस्ट्री है तो वो मेरी क्लासेस को देखिए, वहाँ पर आपको ज्योग्राफी की क्लासेस देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी, सिविक्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी, हिस्ट्री की क्लासेस देखने को मिलेंगी और फर्स्ट पेपर की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए, आप वहाँ जाकर आपका फुल कोर्स अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। और आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीटेट क्लास का वो ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको सीटेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में। और वहाँ आपको वहाँ बता दिया जाएगा, लिंक शेयर किया जाएगा जहाँ पे आपको इन नोट्स के PDF शेयर किए जाएंगे। ओके प्रशांत, DELED करे या BEd? देखिए BEd होती है ग्रेजुएशन के बाद होती है और DELED आप 12th के बाद कर सकते हैं। और जो BEd है अभी तो वो 2 ही साल की चल रही है, DELED भी 2 ही साल की और BEd भी 2 साल की है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आप DELED करिए। अगर आप 6 to 10 तक के स्टूडेंट पढ़ाना चाहते हैं तो आप BEd कीजिए। तो आप जो है देखना कि आप छोटे बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हैं तो आप DELED कीजिए, जिसको JBT कहते हैं। बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद करते हैं तो आप BEd कीजिए। दोनों में ही जो है आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा करना ठीक रहेगा, BEd या DELED रहेगा।
डीएलएड में जो है क्या करना है आपको, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में, आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और वहाँ पे जल्दी आप जो है उसका सिलेबस देखिए कि आप किसको एंट्रेंस टेस्ट को किसको क्लियर ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। आप डीएलएड में ज़्यादा जल्दी जॉब ले सकते हो तो आप डीएलएड ही कीजिए, 2 साल की है। अगर आपको लगता है मैं बीएड कर सकता हूँ तो आप बीएड कीजिए, वो भी 2 साल की है। नहीं, डीएलएड जो होती है वो जेबीटी कहते हैं, उसमें फिफ्थ स्टैंडर्ड के ही बच्चे को आप जो पढ़ा सकते हैं। और बीएड में आप जो है 6th स्टैंडर्ड से बच्चे शुरू होते हैं। तो आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो आप डीएलएड कीजिए। अगर आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। और आप सिलेबस देखिए कि आप किस टेस्ट को जल्दी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं आप अपना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किसको पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी ये रेगुलर क्लास होती है, 9 बजे होती है मंडे टू सैटरडे। फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है 9 बजे क्लास शुरू होती है। तो रेगुलर रहिए सभी स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलते हैं क्लास एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवा रही हूँ जो एग्जाम्स में जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो एस्टेट का पेपर है वो नवंबर में होने वाला है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रही हैं अभी जो एग्जाम्स में आएंगे।